नमस्कार मित्रों, समसामयिकी का एक अंक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चूँकि आगामी कुछ परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं, जिसमें आरओ एआरओ का प्री जो आपका 20 तारीख को प्रस्तावित है, उसके बाद आगे यूपीएससी का भी प्री है। कुछ साथी हमारे मुख्य परीक्षा भी दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने के घटनाक्रम से कलेक्ट किए गए हैं, और ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो जो लोग भी परीक्षा देने जा रहे हैं, नज़दीक ही परीक्षा है, तो मैं उनसे यही चाहूँगा कि कम से कम एक बार वो इसको ज़रूर देख करके जाएंगे। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की बात करते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट जो है, ये चौथुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट है और 29 जुलाई 2020 को जारी की गई। तो चौथी रिपोर्ट है। कब जारी की गई? तो 29 जुलाई 2020 को जारी की गई। 29 जुलाई जो होता है वो बाघ दिवस होता है। शीर्षक इसका है स्टेट्स ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2018। तो शीर्षक आप देख लीजिएगा। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 2967 बाघ हैं। पूरी दुनिया में 3900 बाघ बचे हुए हैं। तो भारत में कुल कितने बाघ हैं, ये पूछा जा सकता है। 2967 बाघ हैं। इस अंक को आप याद कर लीजिएगा परीक्षा के लिए। पूरी दुनिया में 3900 बाघ बचे हैं। वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या 50 है। जो बाघ गणना रिपोर्ट है, इसके अनुसार देश में सबसे अधिक बाघ जो हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में आपके हैं मित्रों, और उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 231 है। तो अगर राज्य पूछा जाता है तो सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, और अगर किसी एक टाइगर रिजर्व की बात होती है तो सबसे ज़्यादा है जिम कार्बेट रिजर्व में 231। अच्छा, ये आप याद रखिएगा कि 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मित्रों। केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को सेना में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए स्थायी कमीशन देने की घोषणा की। एक रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि 60 सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर है ये महिलाओं के लिए। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, 23 जुलाई 2020 की डेट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लें। भारत और यूपी संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक हुई। शिखर बैठक का जो आयोजन आजकल किया जा रहा है, वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये भी जो है वेबिनार के माध्यम से हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें जो किया वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। 15 जुलाई 2020 को यह बैठक हुई और व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत इसमें की गई। यूरोपीय संघ भारत में पुणे और भोपाल मेट्रो परियोजना में 55 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, पुणे और भोपाल 2 जगह की मेट्रो परियोजना है और 55 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। बीटा समझौता, इस पर बातचीत हुई। ब्रॉड बेस्ड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है ये एक। भारत सरकार ने चीन के कुछ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। आप सबको जानकारी है। सबसे पहले 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया। ये कब प्रतिबंधित किया गया? 29 जून 2020 को। और फिर 47 ऐप्स को कब प्रतिबंध लगाया गया? ये लगाया गया 26 जुलाई 2020 को। तो आप देखेंगे कि टोटल 106 ऐप्स को बैन किया गया है, और ये आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत बैन किया गया। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किस धारा के तहत इन्हें बैन किया गया है। भारत और चीन के बीच हाल में बहुत तनाव रहा, और ये तनाव रहा गलवान घाटी पर एलएसी पर झड़प। एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा पर होती है एलओसी, उसी तरह से चीन के साथ जो सीमा है उस पर एलएसी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको। और गलवान घाटी पर झड़प हुआ। तो ये पूछा जा सकता है गलवान घाटी कहाँ पर है? तो गलवान घाटी मित्रों पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में है। अच्छा, ये जो झड़प हुई 15 से 16 जून 2020 को, इसमें जो सैनिक शहीद हुए वे सैनिक थे बिहार रेजिमेंट के सैनिक, और इनका नेतृत्व जो है तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू कर रहे थे। भारत नेपाल सीमा विवाद। भारत और नेपाल के बीच में आपने देखा इधर बहुत सीमा विवाद रहा। नेपाल ने अपना नया मैप जारी कर दिया, और जिसमें भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को दिखाया गया है। भारतीय क्षेत्रों काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा सहित 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। तो हालिया जो विवाद है उसका कारण क्या हुआ कि 8 मई
20 को उत्तराखंड के लिपू लेक से धारचूला मार्ग को जोड़ती हुई 80 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह जी द्वारा। और इसके बाद ही नेपाल ने जो है इस विवाद को बढ़ावा दिया। नेपाल ने जो है अपने वहाँ एक विधेयक पेश किया 31 मई 2020 में, और सुगौली की संधि 1816 में हुई थी ये भारत और नेपाल के बीच में। और तब से जो है भारत और नेपाल के बीच में जो है काला पानी नदी को सीमा रेखा माना जाता है। लेकिन नेपाल ने एक बृहत नेपाल का मैप जारी कर दिया। आप नीचे देख सकते हैं मैप में ये जो स्थिति है ये वर्तमान नेपाल है, और ये जो बृहत नेपाल है उसमें भारत के उत्तराखंड और हिमाचल के हिस्सों को शामिल किया गया है और तराई के बहुत सारे हिस्सों को शामिल किया गया है। तो इसको मिला करके बृहत नेपाल का एक मैप जो है नेपाल द्वारा जारी किया गया है। ये सुगौली और की ट्रीटी के बारे में आप देख लीजिए। द ट्रीटी ऑफ सुगौली that established the boundary line of Nepal was signed on 2 दिसंबर 1815 2 दिसंबर 1815 को साइन हुई थी एंड रेटिफाइड बाय 4 मार्च 1816 और 4 मार्च 1816 को अनुसमर्थन की गई ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के तत्कालीन राजा के बीच में ये हुई थी। एंग्लो नेपालीज वार जो 1814 में हुआ था उसके वजह से हुई थी। ये 1814 छूट गया मित्रों। यहाँ पे भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मनुस्यारी उत्तराखंड में जो है लाइकेन पार्क भारत का बनाया जा रहा है। इंडिया रैंकिंग 2020 क्या है? इंडिया रैंकिंग 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा, इसमें क्या है कि जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो भी हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, जो भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो भी हमारे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है तमाम सारे बिंदुओं पर। तो इसमें 5 आधार हैं जिन पे रैंकिंग की जाती है। पहला आधार है जिसको कहा जाता है TLR। TLR का मतलब हुआ टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। कितनी टीचिंग है, कितनी लर्निंग है, कितने रिसोर्सेज हैं। दूसरा है GO ग्रेजुएशन आउटकम। तीसरा है OI आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। चौथा है RP रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और पांचवा है PR परसेप्शन। और इन 5 आधारों पर रैंकिंग जो की गई है उसमें अगर समग्र श्रेणी में देखें तो भारत का जो नंबर 1 कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं वो बना है IIT मद्रास, IITM। दूसरे नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु है। तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली है और चौथे नंबर पर IIT बॉम्बे है। तो मैंने यहाँ पे 4 ही लिखे हैं। तो समग्र श्रेणी में जो है उनको याद करने के लिए आप MBD याद कर सकते हैं, मद्रास, बंगलुरु और दिल्ली। इसमें बंगलुरु जो है वो IIT नहीं है, वो IISc है। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान तो आप देख सकते हैं इसमें जो विश्वविद्यालय है भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है ये विद्यालय है। तो ये जो विश्वविद्यालय श्रेणी इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। प्रबंधन में जो प्रथम स्थान मिला है मित्रों वो IIM अहमदाबाद को मिला है। और महाविद्यालय श्रेणी में जो प्रथम स्थान मिला है वो मिरांडा हाउस कॉलेज को मिला है। कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग शहरों में साफ सफाई के स्तर का आकलन जारी करते हुए की गई है कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग। तो ये जो स्वच्छता रेटिंग है इसमें नगरीय निकाय जो थे वो शामिल थे 1435। प्रारंभिक आकलन के बाद 698 चुने गए और 141 को ही रेटिंग दी गई है। इसमें 5 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है और सिंगल स्टार रेटिंग है। तो केवल 6 शहर ऐसे हैं जिन्हें 5 स्टार रेटिंग दी गई है, 65 शहर को 3 स्टार रेटिंग दी गई है और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। 5 स्टार रेटिंग वाले जो शहर हैं इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ का, राजकोट और सूरत 2 शहर हैं गुजरात के, मैसूर है कर्नाटक का, इंदौर है मध्य प्रदेश का और नवी मुंबई है महाराष्ट्र का। तो ये 5 स्टार रेटिंग पाने वाले 5 जो है प्रदेशों के 6 शहर हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। 3 स्टार रेटिंग जो है ये 65 शहरों को दी गई है और उसमें सबसे खास बात यह है कि 34 शहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र में जो है साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। दुर्भाग्य की बात यह रही उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के किसी भी शहर को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं हुई मित्रों। उत्तर प्रदेश के 6 शहर हैं जो 1 स्टार रेटिंग पाए हैं और ये 6 शहर कौन हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। तो ये जो 6 शहर हैं इसमें है अलीगढ़, आ से अलीगढ़, गा से गजरौला, झा से झांसी, गा से गाजियाबाद, ला से लखनऊ और नोएडा।
तो आ से अलीगढ़, गा से गजरौला और गाजियाबाद, झा से झांसी, ला से लखनऊ और ना से नोएडा। ये केवल 6 शहर ऐसे हैं जो 1 स्टार रेटिंग पाए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में कोई भी शहर 3 स्टार या 5 स्टार रेटिंग नहीं पा पाया मित्रों। चक्रवाती तूफान अम्फान, आपको पता है कि जिस समय पूरा भारत कोरोना की आपदा से जूझ रहा था, उसी समय पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही खतरनाक चक्रवाती तूफान आया जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही मचा दी। और इस तूफान का नाम था मित्रों अम्फान। और ये जो अम्फान तूफान आया, ये 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दीघा तट से टकराया और सबसे ज़्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में ऐसी तबाही जो है, आप ये मान लीजिए कि पहली बार ऐसी तबाही आई है मित्रों। तो सबसे ज़्यादा तबाही आई पश्चिम बंगाल में। अम्फान नाम किसने दिया? अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। 2004 में सुझाए गए थे 64 नाम, और उन नामों की जो मूल सूची है उसमें ये आखिरी नाम है और इसका अर्थ होता है आकाश। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अम्फान नाम किसने दिया, तो इसको आप याद रखिएगा, थाईलैंड ने दिया है और इसका अर्थ होता है आकाश। इसी तरह का एक और तूफान आया जून के पहले सप्ताह में और महाराष्ट्र और गुजरात से टकराया और इसको नाम दिया गया निसर्ग। और ये जो निसर्ग नाम है ये बांग्लादेश ने दिया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। भारत में पहली नदी के नीचे निर्मित होने वाली सड़क परिवहन टनल बनाई जा रही है और ये किस नदी पर बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही ब्रह्मपुत्र पर। विकास के घोड़े लगातार दौड़ता जा रहा है भारत और नई नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है। तो ऐसे में सड़क के नीचे परिवहन टनल जो है बनाई जा रही ब्रह्मपुत्र में। और असम के गोहपुर जो NH54 पर है और वहाँ से नुमालीगढ़ जो NH37 पर है, दोनों को कनेक्ट कर देगा ये। तो दोहरी सुरंगें बिछाई जाएंगी, आने वालों के लिए अलग और जाने वालों के लिए अलग मित्रों। जीआई टैग, आपको पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। WTO द्वारा मान्यता प्राप्त टैग हैं और किसी चीज़ को जब जीआई टैग मिल जाता है तो वहाँ की विशेषताओं में शामिल हो जाते हैं, वहाँ की स्थानीय विशेषताओं में शामिल हो जाते हैं। तो लगातार जो है भारत की चीज़ों को जीआई टैग दिया जा रहा है। इस समय जो जीआई टैग दिए गए हैं तो इनको आप याद कर लीजिएगा, क्या चीज़ें पूछा जा सकता है। पहला कश्मीरी केसर, दूसरा कडलाई मिताई है। कडलाई मिताई एक प्रकार की कैंडी है जो तमिलनाडु में बनाई जाती है। कैंडी मतलब आप मीठी टॉफ़ी कह सकते हैं, ये बनाई जाती है। टेराकोटा कला जो गोरखपुर है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। टेराकोटा गोरखपुर में मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। चकहाव क्या है? चकहाव सुगंधित चावल है मणिपुर के। सोहराई खोवर क्या है? ये एक प्रकार की पेंटिंग है, भित्ति कला है और हजारीबाग झारखंड की है। तेलिया रुमाल, ये एक प्रकार का रुमाल है तेलंगाना का। तंजावुर नेती वर्क्स, ये एक प्रकार की पारंपरिक कला है तमिलनाडु की। और अरुम्बावूर की लकड़ी की नक्काशी, ये तमिलनाडु की लकड़ी की नक्काशी है जो बहुत फेमस है। तो ये जो 8 हैं इनको जीआई टैग दिया गया है इस साल, इनको आप याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के चारों ओर 870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। क्या होता है ये इको सेंसिटिव जोन्स, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इको सेंसिटिव जोन्स आर इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एरियाज आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनका जो नोटिफिकेशन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA एक्ट 1986 के अंतर्गत किया जाता है। ये नोटिफाइड किए जाते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरिया हैं ये। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ। भारत लगातार सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में तरक्की करता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ 750 मेगावाट का रीवा में। ये अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया है? तो गंगा और वोल्गा वार्ता का जो आयोजन किया गया है, गंगा आप जानते हैं भारत में और वोल्गा रूस की नदी है, तो ये रूस के साथ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? तो आपको पता सागरमाथा एवरेस्ट का नाम है, तो ये फोरम नेपाल में है। इनमें से किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? भाई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, आप लोग भी चाहें तो अपना निवेश करिए। तो ये एयर इंडिया है जिसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार अपनी बेच रही है। एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल एक शुरू की गई जिसको नाम दिया गया NDC टिया।
तो एनडीसी टिया जो ये परिवहन पहल शुरू की गई है, इसको किस संगठन ने लॉन्च किया, इसको आप याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है और ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी के उपायों को लागू करेगा। मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी गई है। कर्मयोगी मिशन किससे संबंधित है? केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता निर्माण ये करेगा। तो ये पूछा जा सकता है मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित, इसको याद रखिएगा, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए। भारत ने किस देश से विटामिन सी की आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? उत्तर है चीन। चीन से जो विटामिन सी है उनकी आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की। डंपिंग आपको पता ही है, डंपिंग का मतलब होता है किसी देश द्वारा अपने देश के उत्पादों को किसी दूसरे देश में कम कीमत पर जानबूझ के उतारना, ताकि उस देश के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग बंद हो जाए। चीन ये हमेशा से करता रहा है, अब चीन विटामिन सी की डंपिंग भारत में कर रहा है कोरोना को देखते हुए। भारत ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ जो ये रक्षा सहयोग समझौता हुआ है ये मालदीव के साथ हुआ है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक समझौता है। तो देखा जाए तो ये समझौता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदीव जो है भारत का पड़ोसी है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ECSA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान के साथ। भारत और जापान ने हाल ही में अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के लिए इसको समझौते को हस्ताक्षरित किया। तो आप इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ECSA। इसको आप 100% वाले क्वेश्चन में टिक कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको ये परीक्षा में मिलेगा। भारत ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो मालदीव में नागरिक बुनियादी ढांचा के लिए भारत भी अब सहायता कर रहा है। अमेरिका ने मालदीव के साथ रणनीतिक समझौते किए ही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? तो UAE ने अभी तक जो कुछ नहीं हो रहा था वो शुरू किया और इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-पोर्टल का नाम क्या है? तो स्वास्थ्य नामक जनजातीय पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। किस संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? तो इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों के लिए स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिएगा। मित्रों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो भारत का लोकप्रिय एप्लीकेशन आरोग्य सेतु, स्वयं मेरे भी मोबाइल में है, सबके मोबाइल्स में होगा। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीका को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो रोग से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिएगा। मित्रों, भारतीय मौसम विभाग द्वारा शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसको मौसम ही नाम दिया गया है और मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GC मुर्मू साहब, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया है। आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है आदिवासी समुदाय के लिए। CAG का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, संविधान के वीडियो में आपने पढ़ा होगा और पढ़ेंगे आगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लीजिए। भारत ने किस देश की, ये रिपीटेड हो गया है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है? तो गुजरात ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। गिर, बरदा और आलेच, ये 3 प्रकार के जंगल हैं, इनके जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए एक आयोग का गठन किया गया है।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असीम पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कर्मचारियों के मानचित्रण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसे असीम नाम दिया गया है। किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया जा रहा है? आपको पता ही है मित्रों कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मास्क की बहुत प्रभावी भूमिका है। यदि आप मास्क लगाते हैं तो आपके कोविड-19 से बचने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में एक भारतीय राज्य है जिसने रोको टोको अभियान शुरू किया गया है और उस भारतीय राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मित्रों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे दुकानदारों को ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सहूलियत प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है मित्रों, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। फार्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक वार्षिक विवरण है फार्म 26AS जिसमें करदाताओं द्वारा करदाताओं की आय पर कटौती किए गए विभिन्न करों की जानकारी शामिल है। तो इसको आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिए मित्रों। कायर बोर्ड बनाया गया है भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय है? तो MSME मंत्रालय जो है वो उसने एक कायर बोर्ड नाम से सांविधानिक निकाय बनाया है और ये कायर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित किया गया है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि कायर उद्योग किससे रिलेटेड है। भारत के किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% लगा लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक है वो जारी करता है FSR वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। हाल ही में सुर्खियों में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? आप देख रहे हैं कि रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले लोगों की मैपिंग कर रहे हैं, उनकी कौशल की मैपिंग कर रहे हैं और कौशल मैपिंग की इस योजना को नाम दिया गया है स्वदेश। तो स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? S से स्किल्ड, W से वर्कर्स, A से अराइवल, D से डाटाबेस, फॉर E से एम्प्लॉयमेंट और S से सपोर्ट। तो स्वदेश जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई? अभी आप पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, अब आप पढ़िए कि सबसे ज़्यादा मौतें भी मध्य प्रदेश में ही हुई हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा परीक्षा के लिए। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट और इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जो है मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% तक संकुचित होने का अनुमान है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछी भी जा सकती है, तो इसको आप याद रखिएगा। मर्त्यपुरा रे जमराज कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता। इसने किस भाषा में बनी एक लघु फिल्म है? तो ये ओडिया एक लघु फिल्म है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI 2020, तो ये विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में 2020 का सूचकांक जारी किया गया है, भारत को इसमें 43वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है? इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय मित्रों प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है चला रहा है, तो ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। नवरक्षक क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो उत्तर आप इसको ध्यान कर लीजिए, ये एक प्रकार का PPE किट है, आप इसको आराम से रख सकते हैं, 1 महीने के भीतर उपयोग किया जा सकता है और ये बहुत ही ईजी है रखने में, तो इसको नवरक्षक नाम दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, युक्ति 2.0 नाम है इसको, तो इसको आप विशेष तौर पे जरूर याद कर लीजिएगा। किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है इसने चंदन और बांस के वृक्षारोपण का पता लगाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई, MSME मंत्रालय के तहत एक काम करेगा। अच्छा, तो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 65 वर्ष कर दी गई है, पहले ये आयु 80 वर्ष थी मित्रों। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है?
तो अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पर्यटन पर कोविड के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है। किस राज्य सरकार ने, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनर्निर्मित किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। तो सुबनसिरी नदी जो है कहाँ पर है, पूछा जा सकता है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। जल संरक्षण योजना है गुजरात सरकार की। हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। आपको पता है कि स्वामित्व योजना के तहत घरों का सर्वे किया जा रहा है और घरौनी बनाई जाएगी। जैसे खेतों का सर्वे करके खतौनी बनाई जाती है, वैसे घरों का सर्वे करके घरौनी बनाई जाएगी। तो जो भी आपकी पुरानी आबादी है उसमें जो भी घर है उनको एक गाटा संख्या मिलेगा, अनंतिम आबादी भूखंड संख्या मिलेगा, और उसी संख्या के आधार पर उनकी पहचान, उनको नक्शे प्रदान किए जाएंगे। मित्रों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर दी। पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है, 15 साल। अगर 15 साल पूर्व से आप रह रहे हैं तो फिर आपको जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन, इसका नाम क्या है, समुद्र सेतु। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की है, तो ये प्रसिद्ध मंदिर है आपका कोडार का सूर्य मंदिर। मित्रों, उड़ीसा में है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा के कोडार सौर मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की है। 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था, उत्तर सिंगापुर। ये 100% क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप एकदम याद करके जाइए, कतई गलती मत करिएगा, सिंगापुर है। सिंगापुर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल with $14.67 billion investment. It was followed by Mauritius and Netherlands, यूएस, केमन आइलैंड, जापान एंड फ्रांस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, तो मॉरिशस, और तीसरे नंबर पर नीदरलैंड। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्कोस ट्राइजो, ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री हैं। इनको एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एनडीबी आपको पता है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है एक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। ब्रिक्स देशों के लिए एक प्रकार से वर्ल्ड बैंक के जैसे परियोजनाओं को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। एमपी लैड किस प्रकार की योजना है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना है। इसके तहत द एमपी लैड वाज फॉर्मुलेटेड इन 1993 में लाया गया था। इनेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड डेवलपमेंट कार्य को रिकमेंड कर सकते हैं, और एक साल के लिए 5 करोड़ जो है एनुअली इसमें होता है। तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए इसे रोक दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का समाधान खोजने के लिए एक हैकाथॉन लॉन्च की। इसका नाम क्या है, हैकिंग द क्राइसिस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री जी हैं नवीन पटनायक जी, इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज घोषित किया है। तो कितने का पैकेज है ये, 15,000 करोड़ का, 100% है, पढ़ के जाइए, मिलेगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का उत्पादक देश कौन सा है, आपको पता है भारत है। 70% दवा का उत्पादन करता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस चीज़ की दवा है, मुख्य रूप से मलेरिया की दवा है, जो डॉक्टर की सलाह पर अर्थराइटिस, ल्यूपस वगैरह के लिए भी दी जाती है। वर्तमान में कोविड-19 के लिए इसका प्रयोग पॉजिटिव देखा जा रहा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे आरटीपीसीआर कहा जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो आपको पता है कोरोना वायरस का टेस्ट के लिए किया जा रहा है आरटीपीसीआर। तो ये सार्स और कोविड-2 वायरस या कोरोना के लिए ये किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, 100% पूछा जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम है इसका। ये क्या है, इसको आप देख लीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए लेबोरेटरी टेक्निक कंबाइनिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए इनटू डीएनए। आरएनए को डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है, प्राइमरली यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक आरएनए का जो अमाउंट है उसको ये चेक करता है, और उसी के आधार पे पता लगाता है कि कोविड-19 से आप प्रभावित हैं या कि नहीं हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 2021 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी, तो 1.8% रहेगी।
तो ये मित्रों कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। आशा है कि वीडियो आपको परीक्षा में सहायक होगा। धन्यवाद।